दोस्तों, मैं हूं बी सिंह और मेरे साथ हैं अक्षत बल्दवा। अक्षत ने इस बार 173वीं रैंक हासिल की है सिविल सर्विसेज 2025 में। और बहुत ही इंस्पायरिंग है क्योंकि ये PWBD कैटेगरी 2, जो ब्लाइंड कैटेगरी है, उस कैटेगरी के छात्र हैं। और सोशियोलॉजी इनका ऑप्शनल था। मेडी नेक्स्ट IAS में ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में रहे। जनरल स्टडीज में मेंस में इनका 791 स्कोर है और इंटरव्यू में 195 था। और सोशियोलॉजी में बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग स्कोर है, 280। इंदौर के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के, BA करा है, LLB इन्होंने नेशनल लॉ स्कूल से है, बैंगलोर से। और सिंगिंग, प्लेइंग तबला, पियानो, ये सब इनकी हॉबीज हैं। तो अक्षत, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही मतलब अच्छी रैंक लाए हैं आप, और बहुत ही आपने इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है, क्योंकि एक ब्लाइंड कैंडिडेट होकर के दूसरों के सहारे लिख करके एग्जाम में, और आप इतनी अच्छी रैंक लाए हैं। क्योंकि आप तो खुद एग्जाम नहीं लिख पाए होंगे, तो आपका आपका एग्जाम आपके लिए लिखा होगा स्क्राइब ने, आपको उनको डिक्टेट करना, हर चीज बताना, कितना चैलेंजिंग था ये एग्जाम में। सर काफी मुश्किल होता है क्योंकि कई बार मतलब पहले तो स्क्राइब के लिए चैलेंज है कि उन्हें 4 घंटे तक मेरा मैं जो भी डिक्टेट कर रहा हूँ उस पर कॉन्स्टेंटली ध्यान देना है और उन्हें वो चीज़ सुननी है। एक बार भी उनका फोकस अगर डगमगाया और मेरा आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा कि मुझे उनको डिक्टेट भी करना है और साथ ही साथ सोचना भी है कि मेरे को नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना है। हम्म। तो डिक्टेट करते करते सोचना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अब आप लिखते लिखते तो सोच सकते हैं, लाइक अगर मैं टाइप कर रहा हूँ, टाइप करते करते मैं सोच सकता हूँ। पर आप हम्म। बोल भी रहे हो, आप सोच भी रहे हो, दोनों चीज साथ में करनी भी काफी मुश्किल होती है। तो ये, और फिर दूसरा ये कि आप अपना आंसर वापस से नहीं पढ़ सकते हो। यूपीएससी में सर आपको पता है कि टाइम क्रंच हो जाता है पेपर में। बिल्कुल। तो अब मेरे पास इतना टाइम बचता ही नहीं कि मैं अपने स्क्राइब को बोल दूं कि मेरे को वापस आंसर पढ़ के सुना दो आप, कि मैंने जो लिखवाया है वो ठीक तो है ना, मतलब एक बार अपना रिव्यू कर लूं मैं। हम्म। तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता उस चीज का। आप एक बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं, और आपने जो एफर्ट किया है वो तो बहुत काबिले तारीफ है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जो आपकी एक्सप्रेशन स्किल है, स्पीकिंग स्किल, ये मुझे बहुत इंस्पायर कर रही हैं। आपके इंटरव्यू में भी 195 मार्क्स हैं। एंड आई होप कि गॉड आपको इतना आशीर्वाद दे कि आप बिल्कुल टॉप हाइट पर, बुलंदियों पर पहुंचे। थैंक यू सर, थैंक यू। अक्षत, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जब आप बिना देखे किस आप कैसे पढ़ते, कैसे हैं, मतलब हाउ डू यू रीड, क्योंकि व्हाट इज द मैकेनिज्म, आप सुन करके पढ़ते हैं? सर एक एक सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन मान लीजिए जिसको कहते हैं हम लोग स्क्रीन रीडर। हम्म। स्क्रीन रीडर का पर्पस होता है कि जो भी स्क्रीन पे लिखा है वो उसको हम्म। रीड करके सुनाए। तो हम्म। फॉर एग्जांपल अगर मैंने MS वर्ड ओपन किया, उसमें मैंने टाइप किया ए, वो हम्म। ए दिखेगा आपको स्क्रीन पे हम्म। और वो मुझे रीड करके सुनाएगा ए, कि मैंने हम्म। ए लिखा है। वैसे ही अगर मैंने कोई PDF ओपन किया, उस PDF को स्क्रीन पे शो किया, तो मैं हम्म। जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाऊंगा स्क्रीन पे, हम्म। जैसे जैसे कंटेंट दिखते जाएगा वैसे वैसे वो मुझे रीड करके सुनाएगा। वेरी गुड। टेक्नोलॉजी ये तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा एक आपके लिए एक टूल साबित हो गया। करेक्ट, टेक्नोलॉजी, वी कैन से कि टेक्नोलॉजीज आर आई, आर हम्म। सेकंड आई। तो तो आपको बिल्कुल नहीं देख पाते हैं? यस, 100% ब्लाइंड। 100% ब्लाइंड। और ये कब से है आपको ये समस्या? चाइल्डहुड से है? जब मैं 1 मंथ का था तब से है मुझे। मेरे रेटिना में ट्यूमर था एक तरह का, रेटिना ब्लास्टोमा कहते हैं उसको। हम्म। तो रेटिना में कैंसर था, उस वजह से पूरा डैमेज है रेटिना मेरा। ओहो। बट अब कैंसर क्योर हो गया है, तो हम्म। कोई इशू नहीं है। फिर भी जो आपकी मेंटल स्टेमिना रही, कितनी कम उम्र में ये समस्या हुई, उसके बाद आप यहाँ तक अपने आप को संभाल करके ऊपर पढ़ाई के लिए इंस्पायर कर पाए, वो तो बहुत काबिले तारीफ है। आपके माता पिता को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि उन्होंने जो एफर्ट किया वो काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने LLB करा है, BA, और वो भी नेशनल लॉ स्कूल से, तो आपने अपना सब्जेक्ट, लॉ का सब्जेक्ट नहीं चुना ऑप्शनल के लिए, और सोशोलॉजी चुना, इसके पीछे क्या रीजन था? सर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा BA LLB था, तो उसमें मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा था BA में थोड़ा बहुत। ओके। तो दूसरा कि सोशियोलॉजी से संबंधित एक दो इलेक्टिव कोर्सेज भी लिए थे। और क्योंकि ऐसा देखा जाता है, मतलब हालांकि ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा देखा जाता है कि सोशियोलॉजी थोड़ा स्कोरिंग तो होता है एज हम्म। कम्पेयर टू लॉ। तो क्योंकि सोशियोलॉजी से मैं फेमिलियर भी हूँ और मुझे पता है कि ये एफिशिएंट तरीका हो सकता है एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का, हम्म। तो मतलब इसलिए मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शन लिया। ओके। आपने मेन इंग्लिश में लिखा और इंटरव्यू हिंदी में दिया।
करेक्ट। तो जी, तो आपको मेंस में जब आपने डिक्टेशन दिए होंगे तो आप इंग्लिश में डिक्टेट करते थे उनको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके स्क्राइब थे? बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिश में डिक्टेट किया, इंग्लिश में पूरा पेपर लिखा है मेंस का। अच्छा, जो कई स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी नहीं होती कि जो PWBD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए यूपीएससी स्क्राइब की सुविधा देती है। तो स्क्राइब आप खुद सेलेक्ट करते हैं या स्क्राइब यूपीएससी प्रोवाइड करती है? सर दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, हम खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूपीएससी भी प्रोवाइड करती है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा कि एक कॉम्पिटेंट स्क्राइब मिल जाए जो आपकी भाषा समझ सके, आपके हिसाब जो आप बता रहे हैं वो एग्जैक्टली हु वैसा लिख सके। सर ये बहुत जरूरी होता है, और आई एम श्योर कि यूपीएससी का जो स्क्राइब होगा वो ये हम्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका उससे कोऑर्डिनेशन एग्जाम के हम्म पहले कोऑर्डिनेट करना पॉसिबल ही नहीं है सर उनसे। वो तो रैंडमली उसी दिन पता लगेगा कि हमारा सही बात है। सही बात तो जो है। बच्चे PWBD कैटेगरी के हैं जो स्क्राइब एग्जाम लिखना चाहते हैं उनके लिए सजेशन ये है कि पहले आप अपना स्क्राइब ढूंढ लें और एग्जाम के पहले उनके साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लें ताकि आपकी भाषा वो समझ सकें, आप जो लिखवाना चाहते हैं वो लिख सकें। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए। करेक्ट। तो प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों एग्जाम पेपर में स्क्राइब जब आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, पहले आप बताएंगे फिर वो सॉल्व करेंगे। तो यूपीएससी में कितना टाइम एक्स्ट्रा मिलता है? सर 1 घंटे पे 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, तो जैसे कि प्रीलिम्स में 2 घंटे होते हैं तो हमको 2 घंटे पे 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। हम्म। मेंस में 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे पे 60 मिनट, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, कम से कम ये सहूलियत है, क्योंकि जब आप हाँ। करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें टाइम ऑफ कन्वर्जेशन जाएगा, तो टाइम ऑब्वियसली सर। आप पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब आते हैं आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पर। तो प्रीलिम्स में क्या क्या सोर्सेस आपने पढ़े और किस तरह से आपने अपनी स्ट्रैटेजी की लास्ट मोमेंट में, कितना टाइम देते थे पढ़ाई में? सर मेरा प्रीलिम्स मैंने फिफ्थ ईयर के साथ किया था अपने लॉ स्कूल के। हम्म तो क्योंकि हमारे कॉलेज में अनलाइक अदर कॉलेजेस, हमारे कॉलेज में ट्राइमेस्टर सिस्टम होता था। हम्म नॉर्मल कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम होता है, हमारे हम्म 1 साल में 3 सेमेस्टर होते थे। तो हम्म अकेडमिक रिगर बहुत ज़्यादा हाई था कॉलेज का। तो हम्म प्रीलिम्स के लिए पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता था मुझे। हम्म तो मेरा ये था कि मैंने लास्ट लास्ट में फरवरी तक आते आते तो मैंने सोचा था कि अब तो मतलब कुछ नहीं हो पा रहा मुझसे, और मतलब मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए, सिर्फ मॉक टेस्ट कोचिंग्स के। हम्म तो मतलब मेरा ऐसा था कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बुक पढ़ना, ये सब तो नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने हम्म। फरवरी से मई के बीच में, मतलब फरवरी से अप्रैल एंड तक के बीच में मैंने लगभग 50 मॉक्स लगाए 2 महीने में। अरे वाह। हाँ। तो और उनके सॉल्यूशंस पढ़ पढ़ के उनके एक्सप्लेनेशन समझे, और उससे ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ली मैंने। ये अब मैं उन एस्पिरेंट्स को एडवाइस दूँ, मतलब ये आइडियली एडवाइजेबल नहीं है ऐसा करना। बट हम्म। आपके पास बहुत ही ज्यादा अगर टाइम क्रंच और आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो ये जो हम्म। रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड है कि भाई नॉर्मल तरीके प्रैक्टिस से कर ना लो। पढ़ के शॉर्टकट हम्म तरीके से कर लो। हाँ। तो हम्म मैंने उस तरीके से प्रीलिम्स किया, क्योंकि इन द मंथ ऑफ मई एज वेल मैं कुछ नहीं पढ़ पाया था, मतलब मैंने मंथ मई के महीने में कुछ भी नहीं पढ़ा प्रीलिम्स का, हम्म। क्योंकि कॉलेज के असाइनमेंट्स बहुत सारे थे। और ओ, मैं 2025 में ग्रेजुएट हुआ, तो और मेरा 2025 में पहला अटेम्प्ट था। तो ये मॉक टेस्ट वाला मेथड ही मैंने यूज किया था प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो और ऑब्वियसली पीवाईक्यू का रोल तो है ही, मतलब पीवाईक्यू तो सॉल्व करने ही होते हैं, और पीवाईक्यू से पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने ही होते हैं कि मतलब यूपीएससी किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछता है, किस तरह से ऑप्शन फ्रेम करता है, वो सब तो है ही। नाउ कमिंग टू मेंस एग्जामिनेशन, कि प्री और मेंस के बीच में तो टाइम भी कम था और कम बहुत समय कम। में आपको तो हम्म। पूरा पढ़ना, फिर ऐसे लैंग्वेज, क्वालिफाइंग पेपर सब कुछ पढ़ना था। तो उस समय क्या आपकी पढ़ रूटीन होता था, कितने घंटे पढ़ पाते थे आप? सर मेंस के टाइम पे मैंने 8 से 10 घंटे में पढ़ पाता था। कुछ कुछ एक दिन होंगे जिसमें 11-12 घंटे तक गया होगा, लेकिन मोस्टली 8-10 घंटे ही होते थे मेरे। हम्म क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ने में मेरी प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट डिक्लाइन हो जाती थी। तो हम्म और मेंस का मेरा ऐसा था कि म, मतलब मैंने प्रीलिम से प्रीलिम्स के रिजल्ट तक कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा सी सेट थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो मैं श्योर नहीं हो पा रहा था कि मैं क्लियर कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो तब तक मेरे दिमाग में बस एंग्जाइटी हो रही थी रिजल्ट की। तो उसके बाद 11 जून को रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, तो उसके बाद से मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की पहली बार। तो हम्म मेरे पास सिर्फ 70 दिन थे मेंस की तैयारी करने के। हम्म तो उस टाइम मेरे को था कि बस जितना हो पाए उतना कर लेते, तो मैं रोज आंसर राइटिंग करता था हर रोज अपने दोस्तों के साथ। अब हमारा एक पीयर ग्रुप था 3 जनों का। हम्म तो हम तीनों मिलके आंसर्स लिखते थे रोज, 2-3 आंसर रोज लिखते थे, या कभी संडे संडे ऐसे लिख लिया करते थे। हम्म और एक दूसरे को रिव्यू कराते थे अपने आंसर्स और ऐसे। हम्म और उससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपका आंसर रिव्यू हो जाएगा, उस पर क्रिटिकल कमेंट्स मिल जाएंगे आपको। दूसरा हम्म। कि आपको दूसरे बंदे के जो पॉइंट्स है वो भी मिल जाते हैं कि वो वेरी। क्या सोच रहा है। हम्म
तो ये एक प्रोसेस था। दूसरा कि वो मॉक टेस्ट वाला स्ट्रेटेजी मैंने किया, जो जैसे प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट होते हैं, मेंस के मॉक टेस्ट होते हैं। हम्म। तो बैठ के रोज 30-40 क्वेश्चंस लगाओ, उन हम्म। पे लिखो मत, बस ब्रेनस्टॉर्म किया मैंने कि 30-40 क्वेश्चंस पे रोज ब्रेनस्टॉर्म किया कि हम्म। मेरे क्या क्या पॉइंट्स है, और जो कोचिंग वालों ने, मतलब जिस भी कोचिंग के हो मॉडल हम्म। आंसर, हम्म। उन्होंने अपने मॉडल आंसर में उसके क्या आंसर लिखे हैं, क्या तो आंसर दिया मुझे है? एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि उन लोगों ने जो मॉडल आंसर जनरेट किया है, हम्म। उसमें पॉइंट्स जनरेट करने की उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही है। हम्म। गुड। तो आपने जब मॉक टेस्ट दिए मेंस के, तो उसमें कुछ ऐसे भी मॉक दिए जो आपने एग्जाम की तरह लिखे आप स्क्राइब के थ्रू? जी, मैंने एक कोचिंग का मेंस सिम्युलेटर दिया था, हम्म। प्रीलिम मेंस के 2-3 हफ्ते पहले, जिसमें अच्छा। मेरा ऑप्शनल भी कवर था और जीएस भी, जीएस और ऐसे भी कवर था। ठीक है। ओके, गुड। नाउ कमिंग टू इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू स्कोर काफ़ी अच्छा है, तो क्या इंटरव्यू में आपके डैब से ज़्यादा सवाल पूछे गए या करंट अफेयर्स या दूसरे एरियाज? सर मोस्टली मोस्टली डाफ से पूछा गया था। एक दो क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस टाइम इंदौर में इशू चल रहा था, वाटर हाँ हाँ वाटर हाँ क्राइसिस हाँ। का। तो है हाँ, ना, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो भी एक तरह से डाफ ही मान लीजिए, आप डाफ करंट अफेयर्स में अब से मान आपके लीजिए उस होम क्वेश्चन को। होम प्लेस से कनेक्ट होम कर। प्लेस है, करेक्ट। तो जो भी क्वेश्चंस जनरेट हुए हैं वो मोस्टली डाफ से ही हुए हैं, एक्सेप्ट 1-2 क्वेश्चंस। अच्छा, ठीक है। और आपकी हॉबी है जैसे सिंगिंग, प्लेइंग तबला, पियानो, हारमोनियम, तो क्या आप से कुछ वहां पर ऑन दी स्पॉट भी कुछ प्ले करने के लिए बोला गया? ऑन द स्पोर्ट प्ले करने को तो नहीं कहा गया सर, लेकिन हाँ म्यूजिक से कुछ बाउंसर क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाउंस। तो मेरा 1/3 ऑफ इंटरव्यू, आई थिंक 1/3 या 30% इंटरव्यू मेरा म्यूजिक के अराउंड ही गया था। ओके, वेरी गुड। आप इस पीरियड में जो अभी जो है आने वाला टाइम है, इस समय स्टूडेंट जो एग्जाम लिखने वाले हैं अभी 2026 का, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि लास्ट के 2 महीने में ये ज़्यादा करना चाहिए? आ, सबसे पहले तो सर मैं एडवाइस दूंगा क्या करना चाहिए से के बजाय क्या नहीं करना चाहिए की एडवाइस मैं ज्यादा दूंगा हाँ, पहले। प्लीज गिव। देखो यार, अभी 1000 बच्चे सिलेक्ट होके आए हैं यूपीएससी में, और ये 1000 बच्चों को बहुत ज्यादा फेम मिल रही है, और इनके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं। तो हर टॉपर अपनी अपनी एडवाइस लेके आएगा, मैं अपनी एडवाइस लेके आया हूँ, वैसे हर कोई अपनी एडवाइस लेके आएगा। तो प्लीज यार, हमारा मतलब इवन मेरा भी वीडियो देखने में बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। प्रीलिम्स में 75 दिन बचे हैं, बेटर है कि उन 75 दिन को पढ़ने में यूटिलाइज किया जाए, एज कम्पेयर टू ये सब वीडियोस देखने में। अगर देखना भी तो 1.5x पे रात को सोते समय देख लेना। उसके अलावा कोई टॉपर टॉपर अगर कोई स्ट्रेटेजी बता रहा है, डू लिसन हिम, क्योंकि ऑब्वियसली उसने कुछ किया है तभी वो टॉप किया है। तो उनकी स्ट्रेटेजी को आप सुनिए, बट आपके लिए अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी काम कर रही है, तो प्लीज एग्जाम के 70-75 दिन पहले अपनी स्ट्रेटेजी मत चेंज कीजिए, भले कोई भी कहे, क्योंकि वो बैकफायर भी कर सकती है। अगर आपके लिए आपकी स्ट्रेटेजी अभी तक काम की है, तो आपको किसी और टॉपर की स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी किसी की नहीं की थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो आपने डोंट्स बताए, ये वेरी यूजफुल, क्योंकि स्टूडेंट इस समय ना दूसरों की स्ट्रेटजी सुन सुन करके उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करने लगते हैं, और साल नहीं भर अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई होती है उसको पीछे रख देते हैं। सही बात है, ऐसे ही होता है सर। वेरी गुड। सो अक्षत, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में आपको और ऊंचाइयां मिले, आपकी मनपसंद, आपकी ख्वाहिश वाली पोस्ट मिले। एंड मैनी मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन द टॉपर्स टॉक। और हमसे और आगे के लिए जो सहयोग आप चाहते हैं, वी विल एक्सटेंड अवर फुल सपोर्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।